नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए प्रैक्टिस सेट को, और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं को लेकर जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते हुए हल करते हुए इसी प्रकार से लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि सेम जो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, खेल सिखाते हैं। तो खेल जो होते हैं ये हमें क्या सिखाते हैं? अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता या ये सभी। तो खेल जो होते हैं इनके द्वारा हमें सभी को सीखने को मिलता है, एक अनुशासन भी, सामाजिकता भी और रचनात्मकता भी। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मैं जीत गया, वो कहते हैं कि हम जीत गए, क्योंकि वे एक समूह में काम करते हैं और समूह में जब वे काम करते हैं तब कहते हैं कि हमारी टीम जीत गई है, हम जीत गए हैं। तो अनुशासन, रचनात्मकता, सामाजिकता, तो ये सभी कुछ जो है बच्चा एक खेल के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा यह है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ ये बतानी है आपने कि ये जो मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं ये कितनी होती हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपको मूल प्रवृत्तियाँ वाला एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। 25, 14, 11 या फिर 23। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो मैकडूगल जो है इनके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। और ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे भय, घृणा, करुणा, व दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना और आमोद। ये आपकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। किनके द्वारा? जो मनोवैज्ञानिक थे, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल। उन्होंने वर्ष 1908 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया है। और उनका कहना है कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्य और जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता है, जैसे बालक के द्वारा माँ का स्तनपान, पशु के द्वारा तैरना, पक्षी के द्वारा घोंसला बनाना। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो जन्मजात होते हैं और वे इन कार्यों को अपनी मूल प्रवृत्तियाँ, आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियाँ सब मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। यदि इन मूल प्रवृत्तियों और इनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार निश्चल और गतिहीन हो जाएंगे, जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी जिसकी मुख्य कमानी हटा दी गई हो, या एक स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। इनकी कुछ जो है विशेषताएं भी बताई गई हैं, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है, मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, मूल प्रवृत्तियों और आदतों में भिन्नता पाई जाती है, मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े रहते हैं। मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती और इनमें संशोधन होता है। मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी
लाभ उठाता है और मूल प्रवृत्तियों को बुद्धि, अनुभव और वातावरण के द्वारा परिवर्तित और विकसित किया जा सकता है। और मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्व भी है, जिसमें प्रेरणा देने में सहायता, रुचि व रुझान जानने में सहायता, व्यवहार परिवर्तन में सहायता, ज्ञान प्राप्ति में सहायता, चरित्र निर्माण में सहायता और रचनात्मक कार्यों में सहायता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की हो सकती है? तो वो जो है यहाँ पर आपने बताना है। प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम, मेंडल का नियम या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये जो नियम है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, ये जो प्रत्यागमन जो है, प्रत्यागमन का नियम, तो इसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। ये प्रत्यागमन क्या होता है? इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रकृति का नियम यह है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। और इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं हुए हैं। जैसे बाबर, अकबर, महात्मा गांधी के पुत्र उनसे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे। और इसके मुख्य दो कारण हैं। माता पिता के पितृयों में से एक कम और अधिक शक्तिशाली होता है। माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी का पितृक अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये आपने भी देखा होगा, कुछ जिनके माता पिता या पढ़ लिख नहीं पाते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख पाते हैं। तो ये कुछ जो है यहाँ पर नियम है जिन्हें प्रत्यागमन का नियम कहा गया है। अगर उनके परिवार में से माता पिता कोई छोटे कद के हैं तो हो सकता है उनके बच्चे आगे लंबे हो जाएं। तो इसके कुछ यहाँ पर उदाहरण बताए गए थे, जो इसमें ये बाबर, अकबर, महात्मा गांधी जो है इनके बारे में है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर खेल से। तो खेल होते हैं आत्म प्रेरित, आनंददायक, उद्देश्यहीन या ये सभी। तो खेल जो है ये इसमें रहेगा ऑप्शन डी। आत्म प्रेरित भी होते हैं, आनंद देने वाले भी और उद्देश्यहीन भी। जरूरी नहीं है किसी उद्देश्य को लेकर ही कोई खेल खेला जाए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किसने सामान्य प्रवृत्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति कहा है? रॉस, डमिल, मैकडूगल या रेबर ने। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये डमिल है, इनकी ये कथन है यहाँ पर, और ये आपने याद रखना है। अगर हम जाए और के जो कथन है उनके बारे में देखें, B.N. झा, इनके अनुसार वंशन क्रम जो है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। और जेम्स ट्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशन क्रम है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये जो यहाँ पर कुछ मेन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक के लिए खेल का महत्व। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या ये सभी। तो बालक के लिए खेल का जो महत्व है वो इन सभी में है। शरीर का विकास भी होता है, मानसिक और सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों का महत्व है एक शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, शिक्षक छात्र के लिए या किसी के लिए भी नहीं। तो मूल प्रवृत्तियों का जो महत्व है तो सभी के लिए होता है, चाहे इसमें शिक्षक है या फिर छात्र है, तो ये सभी के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मालब्रेस, ग्रूस, सीलर या हैरीमन ने।
तो खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन, और यह किया गया था ऑप्शन ए मालब्रेन्स के द्वारा। और ये जो नालंदा विशाल शब्द सागर, उनके अनुसार खेल का जो सामान्य अर्थ है ये होता है चित्त की उमंग या मन बहलाव या व्यायाम के लिए इधर उधर उछल कूद, दौड़ धूप या कोई साधारण कृत्य। और ये जो खेल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस पर भी जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है। तो ये जो क्रो एवं क्रो हैं, इनके अनुसार खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। भाटिया, आपने भाटिया बैटरी परीक्षण सुना होगा। तो ये जो भाटिया जो है, इनके अनुसार खेल स्वयं खेलने के लिए खेला जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। तो इनके अनुसार कुछ ये यहाँ पर ये कथन भी है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 40, 46, 23 या फिर 50। तो मानव कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं और इनकी जो संख्या है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तो इनकी जो संख्या है ये 46 होती है। और हमारा जो शरीर है ये अनेक कोशिकाओं का बना होता है और प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े, मतलब ये 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों पर आनुवांशिक इकाई जीन्स पाए जाते हैं। नर व मादा जनन अंगों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु समयुग्मित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चल जाती है और भ्रूण या शिशु का निर्माण होता है। तो प्रत्येक बालक में आधे गुणसूत्र, आधे कितने, मतलब ये 23 पिता से, और आधे मतलब जो 23 है ये माता से प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों के संयोग से जो शिशु का निर्माण होता है। तो 23 इनके और 23 इनके, तो इनको मिलाकर ये टोटल यहाँ पर 46 हैं। और वंशानुक्रम के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसमें बीजकोश की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और मेंडल के नियम, ये मुख्य हैं। वंशानुक्रम जो है इनके ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति जो है इसके प्रतिपादक फ्रोवेल, किंडरगार्टन, डॉल्टन या फिर रॉस। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये जो फ्रोवेल जो है इनकी है ये किंडरगार्टन पद्धति। और इस पद्धति में बालक को खेल, गीतों और उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी पद्धति भी है। यह पद्धति मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इस पद्धति में बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। और जो ये ह्यूरिस्टिक पद्धति है, इस पद्धति के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस पद्धति में बालक शिक्षक, यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं का ज्ञान अर्जन करता है। एक है डाल्टन पद्धति, यह है मिस हेलन पार्कहर्स्ट की। और इस पद्धति के अनुसार कार्य करते समय बालक के ऊपर समय सारणी, कक्षा नियमों, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं एवं विभिन्न विषयों के निर्दिष्ट घंटों का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट पद्धति, यह है किलपैट्रिक की। तो इस पद्धति में बालक किसी योजना को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना हो गया,
अभिनय, कहानी पढ़ना, सुनना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ खेल पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। खेल पद्धति के जो जन्मदाता है ये फ्रोबेल है। और आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक संभवतः ये पहले व्यक्ति थे जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक ये कौन हैं? चंद्रशेखर, डॉक्टर हरविंद, गोविंद खुराना, मेंडल या फिर डार्विन। तो ये कृत्रिम जीन का जो निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है ये ऑप्शन बी वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, तो वो कौन सी है? डाल्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या मोंटेसरी पद्धति। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर तो ये है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो डाल्टन जो पद्धति है इसमें जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। मिस हेलन पारखरास्ट इनकी थी ये पद्धति। और इसमें जो सी आंसर तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, डाल्टन पद्धति, मिस हेलन पारखरास्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। किंडरगार्टन, मोंटेसरी, ह्यूरिस्टिक या प्रोजेक्ट पद्धति। तो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की जो पद्धति है इसका नाम है मोंटेसरी पद्धति। मारिया मोंटेसरी जॉन के द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर संवेग। ये जो संवेग जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था या फिर भावना। और इसका है ऑप्शन ए वाला। तो संवेग क्या है? इसे उत्तेजित दशा कहा गया है। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है और 14 मूल प्रवृत्तियां जो है ये इसके 14 ही संवेग हैं। और ये जो संवेग शब्द है इनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, इसका प्रयोग हुआ है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के, लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा का अनुभव करता है और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है और यही अवस्था संवेग है। और 14 संवेग फिर ये बताए गए हैं। भय, घृणा, करुणा, आश्चर्य, आत्म अभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना, आमोद। तो इस प्रकार के संवेग हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बीजकोश से। बीजकोश की निरंतरता का जो नियम है ये दिया गया था। बीजमैन ने, लेमार्क ने, डी व्रिज ने या फिर मेंडल ने। तो बीजकोश की निरंतरता का नियम, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसी से आप आंसर भी देख सकते हैं, बीजकोश, बीजामैन। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, बीजामैन। और इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाले बीजकोश कभी नष्ट नहीं होते। इस नियम के प्रतिपादक हैं बीजामैन। और इनका कहना है कि बीजकोश का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलते हैं उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका नियम है। आपने देखा होगा कुछ जिनके माता पिता या छोटे कद के होते हैं उनके बच्चे भी आगे छोटे कद के होते हैं।
या जिनके माता पिता काले होते हैं उनके बच्चे भी पूरी संभावना रहती है कि आगे काले हों। तो वैसे जो ये जीन जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हो सकता है उनके जो आगे पिता के पिता वे ऊंचे हो या गोरे हों तो उनके ऊपर भी बच्चे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जीन जो होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल, कोल्डवेल, कुक, ह्यूरियोज या फिर किलपैट्रिक। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है। तो ये फ्रोबेल जो है इन्हीं को ये खेल प्रणाली का जो जन्मदाता ये माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा पर क्वेश्चन है कार्ल ग्रोस ने बालकोपयोगी खेलों को बांटा है। तो कार्ल ग्रोस ने बालोपयोगी जो खेल है इनको बांटा है 15, 10, 8 या 4 प्रकारों में। और इनके द्वारा जो यहाँ पर बांटा गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो 5 जो प्रकार हैं इनके अनुसार ये बांटा गया है। तो ये 5 यह प्रकार थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशज क्रम है। तो ये कथन है यहाँ पर और ये कथन इनमें से किन का है? जेम्स ट्रेवर, वुडवर्थ, बीएन झा या रुथ बेनेडिक्ट का। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, बीएन झा। नेक्स्ट रहेगा अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये और इस प्रकार का कथन है रेबर्न, डम्बियर, रोस या मैकडूगल का। और यह है ऑप्शन ए रेबर्न का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर खेल का सामान्य अर्थ होता है चित्त की उमंग, व्यायाम, उत्तेजित या स्फूर्ति। और यह है ऑप्शन ए चित्त की उमंग। नेक्स्ट अगर स्थायी भाव होते हैं जन्मजात, अर्जित, मानसिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई से भी नहीं है। तो स्थायी भाव होते हैं और इन्हें माना गया है ऑप्शन ए जन्मजात। मैकडूगल जो है इनके अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है और इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है और ये संवेग ही स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। जैसे माँ में अपने बच्चे के प्रति दया, गर्व, आनंद, सहानुभूति, वात्सल्य आदि के संवेग होते हैं। स्थायी भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, आदर्श स्थान आदि के संवेगों को अर्जित और इनका अर्जित और स्थायी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पत्ती। प्रोजेक्ट पत्ती के प्रतिपादन करता है रेबर्न, हेलन, पार्कहर्स्ट, फ्रोबेल या किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट पत्ती और इसका संबंध है ये ऑप्शन डी में किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और ये कथन किनका है? वुडवर्थ, रोस, जिसबर्ट या एनस्टरी का। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और ये जो कथन है ये रोस का है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो संवेग हमने पढ़े थे 14 संवेग, तो इनमें से एक नहीं है भय, क्रोध, भूख या पलायन। तो ये जो पलायन जो है ये संवेगों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर डाल्टन पत्ती से। डाल्टन जो पत्ती है इसके प्रतिपादक फ्रोबेल, डाल्टन, मिस हेलन, पार्कहर्स्ट या आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसका संबंध है ये ऑप्शन सी में मिस हेलन, पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है वुडवर्थ, क्रेमक्रो, ड्रेवर या वेल्टिन का। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और इस प्रकार का जो कथन था ये वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक।
तो मूल प्रत्यय के सिद्धांत के प्रतिपादक करता है वुडवर्थ, मैकडूगल, जेम्स या जिस्पर्ट, और यह है ऑप्शन ए बी में मैकडूगल। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन रहेगा किस पद्धति में खेल गीतों के द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन में, मॉन्टेसरी में, होलिस्टिक या प्रोजेक्ट पद्धति में? तो खेल गीतों के द्वारा शिक्षा दी जाती है और यह है किंडरगार्टन पद्धति में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा इनमें से एक बुद्धि का खेल नहीं है। तो बौद्धिक खेलों की श्रेणी में एक नहीं आता है और वे कौन कौन से हैं? और बौद्धिक खेल यहाँ पर जो इसमें ये है ऑप्शन डी वाला, तो ये इसमें नहीं आती हैं। चौपड़ हो गया, शतरंज, पहेलियाँ, ये सभी बौद्धिक खेल हैं। खेलों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल ये आते हैं, या फिर अन्य प्रकार के खेल हैं हर लोग के अनुसार, जैसे माता संबंधी खेल हैं, स्वतंत्र इच्छिक खेल हैं, जोठ मोट के खेल हैं और संवेगात्मक खेल हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि के जो प्रतिपादक करता है इनमें से कौन थे? अरस्तु, देकार्ते, ह्यूमन या लोक? तो आत्मनिरीक्षण विधि का जो प्रतिपादन किया गया था और यह है ऑप्शन डी में, तो ये जो जॉन लॉक जो है इनके द्वारा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब जो हम यहाँ पर जो हिंदी जो है, हिंदी में पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर ये जो पर्यायवाची जो है इन्हीं के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये आशव है, आशव के अन्य नाम कौन कौन से हैं? घोड़ा है, घोटक, बाजी, तुरंग। असुर का है राक्षस, धनुष, निशाचर, दैत्य, रजनीचर। अरण्य का है जंगल, वन, कांतार, कानन और विपिन। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, जैसे अग्नि है, पाक, अनल, हुतासन, आग, कृषाणु। अर्जुन, पार्थ, धनंजय, कौंतेय, भारत, गुड़ाकेश। उसके बाद है अमर, अमर, आम, रसाल, सहकार, अतिसौरभ। आकाश को कहा जाता है नभ, गगन, व्योम, अंबर, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। आँख को चक्षु, नेत्र, लोचन, अक्षी, दीर्घ और विलोचन। इंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंद्र के आ जाते हैं सचिपति, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, वासव, मध्वा, सुरेंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पर इच्छा से कामना, अभिलाषा, वांछा, मनोरथ, आकांक्षा, सप्रिया। नंबर 11 है कामदेव, मनोज, मनोभव, अनंग, मनसीजज, मार, मनमत, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज और मीनकेतु। तो ये कामदेव के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर किरण, रश्मि, अंशु, कर, म्युक, मरीचि, प्रभा। और यहाँ पर सिर्फ आपने एक यही नहीं देखने हैं इनके अर्थ, यहाँ पर आपने शुद्ध अशुद्ध भी देखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 13 में कमल, राजीव, इंदिवर, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, शतदल, अरविंद, अंबुज, सरसीज। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुसुम, पुष्प, सुमन, फूल, फुल, प्रसून, पुहुप। नेक्स्ट रहेगा नंबर 15 पे गणपति, गजमुख, गजवदन, गजानन, विघ्नेश, एकदंत, विनायक, लंबोदर, गौरीशुत और भवानी नंदन। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा के नाम, भगीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरिता, विष्णुपदी, देवापगा, सुरसरी। नेक्स्ट है गाय, धेनु, सुरभि, गऊ, दोग्धी, पैश्विनी।
नंबर 18 रहेगा गर्व को अहंकार, अभिमान, दर्प, घमंड और दंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 घर को गेह, गृह, भवन, सदन, आलय, निकेतन, धाम, आगार और मंदिर कहा जाता है। नंबर 20 पे हमारे यहाँ पर चतुर को विजय, दक्ष, कुशल, प्रवीण, निपुण और नागर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक। नेक्स्ट रहेगा चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रप्रभा। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा चंद्रमा, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सुधांशु, चंद्र। मृगांक आपने जरूर याद रखना है क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत से जो आपको यहाँ पर नाम और भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जल, पानी, तोया, अम्बु, उदक, सलील, जीवन, वारी, अमृत। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर नंबर 25 में आ जाता है जगत, संसार, विश्व, भव, दुनिया, जगती, जग। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जीव, रसना, जिह्वा, रसिका, रसला और रसज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर झरना। झरना को कहा जाता है उत्स, प्रपात, निर्झर और स्रोत। नंबर 28 पे आ जाता है हमारे यहाँ पर तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, हरित। नंबर 29 पे दांत को दंत, द्विज और रद कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दास, सेवक, भृत्य, नौकर, किंकर, अनुचर, परिचारक। ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 31 पे हमारा दुख को शोक, खेद, व्यथा, कष्ट, यातना, यंत्रणा, वेदना। नेक्स्ट है यहाँ पर दुग्ध, दूध, क्षीर, पयः, अमृत, स्तन्य। ये स्तन्य शब्द आपको देखने को मिल सकता है दूध के प्रयोज के रूप में। नेक्स्ट है द्रौपदी, कृष्णा, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, शैरंध्री, पंचाली। तो याज्ञसेनी, शैरंध्री आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देवता, सुर, अमर, देव, विभूत, निर्जर, वृंदारक। तो ये 3 हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, विभूत, निर्जर और वृंदारक। तो ये देवताओं के नाम हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर 35 पे धनुष को धनु, चाप, सरासन, कमान, पिनाक, कोदंड। तो आपको कोदंड, पिनाक, कमान, सरासन ये देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर धन को। तो धन जो है इसे श्री, संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी, वित्त और अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 37 पे नारी को स्त्री, महिला, औरत, अबला, वनिता, कामिनी और रमणी कहा जाता है। आपको एग्जाम में अबला, वनिता और कामिनी वाले शब्द देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नदी, नदी को सरिता, तटिनी, निमनगा, पैश्विनी, तरंगिनी, वाहिनी कहा जाता है। और ये अक्सर यहाँ पर कैसे कैसे पढ़े हैं वो भी आपने देखना है क्योंकि ये शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर भार्य से। भार्या, दारा, कुलवधु, वामा, जाया, अर्धांगिनी, कलत्तर, गृहिणी, परिणीता, वल्लभा। ये वल्लभा और कलत्तर शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये पत्नी के रूप हैं। नेक्स्ट है पति को क्या कहा जाता है? वल्लभ, भर्ता, स्वामी, नाथ, प्राणनाथ। तो ये शब्द आपको देखे हुए सुने हुए लग सकते हैं। वल्लभ यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भू, भूमि, धरती, धरित्री, मेदिनी, अचला, वसुंधरा। ये मेदिनी जो शब्द है ये आपको देखने को मिल सकता है, पृथ्वी का ही नाम है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पत्तर। पत्तर को क्या कहा जाता है? दल, पल्लव, पत्ता, किशल्य शब्द आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पुत्र को क्या कहा जाता है? बेटा, सुत, तनुज, नंदन, आत्मज, अपत्य। अपत्य और नंदन, आत्मज ये आपको देखने को मिल सकते हैं तीनों। नेक्स्ट है पुष्प को क्या कहा जाता है? फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून शब्द आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पुत्री, बेटी, सुता, तनुजा और आत्मजा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश से
प्रभा, कांति, उजाला, धोती, ज्योति। ये धोती आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पंडित को क्या कहा जाता है? मनीषी, विद्वान, विचक्षण, प्राज्ञा, कोविद। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर बिजली, बिजली के अन्य नाम जैसे विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला, बिजुरी, क्षण प्रभा। वृक्ष को क्या कहा जाता है? तरु, विटप, पेड़, द्रुम, पादप, रुख और पादप। ये तीनों देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बंदर को वानर, कपि, शाखामृग, हरि, मरकट। ये शाखामृग पहले भी स्टेट के एग्जाम में आ चुका है और ये मरकट शब्द। नेक्स्ट है बादल, जलद, मेघ, वारिद, जलधर, नीरद, प्योद। ये प्योद, नीरद, वारिद, जलधर ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बाण से, बाण को क्या कहा जाता है? तो इसे सर, सीलीमुख, विसिक, ईसु, तीर, नाराज। ये बाण के सभी जो शब्द हैं ये महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है मछली को क्या जाता है? मीन, मत्स्य, सफरी और जल जीवन। ये सफरी वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है मित्र, सखा, मीत, सुहृद, दोस्त, सहचर। ये मीत वाला भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर सुहृद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मयूर से, मयूर को क्या कहा जाता है? केकी, मोर, सिखी, नीलकंठ, कलापी, शिवसुत, वाहन। महेश, शंकर, भोले, शिव, पशुपति, शंभु, भूतनाथ। ये पशुपति आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुक्ति से और मोक्ष, निर्वाण, सद्गति, अपवर्ग। तो एग्जाम में आपको निर्वाण और अपवर्ग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर यम से, यम को काल, धर्मराज, रविसुत, दंडधर, सूर्यपुत्र, कृतांत ये कहा जाता है। तो आपको कृतांत, दंडधर, रविसुत ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर युद्ध से, रण, संग्राम, समर, संघर्ष, लड़ाई। ये समर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आपको बताए जा रहे हैं इनकी आने की संभावना एग्जाम में हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर रात्रि, रात, निशा, रजनी, रैन, विभावरी, यामिनी। तो यामिनी, विभावरी और रैन ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा, महीप, नरेश, भूप, नृप, नरेंद्र, महिपाल। नंबर 62 रहेगा राम, दशरथ पुत्र, सीतापति, रामचंद्र, रघुपति और राघव। नेक्स्ट है यहाँ पर लक्ष्मी, वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी वाला। कमला, पद्मा, रमा, चंचला, कमलासना, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया। तो ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सरस्वती से, सरस्वती के जो रूप है शारदा, वाणी, वागीसा, गिरा, वीणापानी, भारती। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सागर से, और सागर के भी सभी रूप महत्वपूर्ण हैं। सिंधु, समुद्र, पयोधि, नीरनिधि, जलनिधि, उदधि, परावर, सरितापति और नदीस। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सर्प से, तो नाग, व्याल, अहि, भुजंग, फणधर और फणी। नेक्स्ट है सोना, कंचन, कनक, स्वर्ण, हाटक, हेम, स्वर्ण। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सूर्य, तो रवि, दिवाकर, भास्कर, सविता, आदित्य और दिनकर। नेक्स्ट आएगा सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है सिंह भी, तो हरि, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, पंचमुख। ये आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सुंदर से, सुंदर को रम्य, चारु, मन भावन, आकर्षण, कमनीय, सुहावना, रुचिर, कमनीय कहा जाता है। नेक्स्ट है समूह, समूह को समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, झुंड कहा जाता है। तो ये समूह के हैं। नेक्स्ट है हिमालय, हिमालय को गिरीश, पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी, हिमवान और प्रदेश कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हाथी, और ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें नाग, गज, मातंग, दंती, करी, कुंजर, ये मातंग शब्द पहले एग्जाम में आ चुका है। हवा को वायु, पवन, समीर, अनिल, समीरन कहा जाता है। नेक्स्ट है हिरण का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी सभी महत्वपूर्ण है। कुरंग, मिरग, मृग, सारंग, हरिण, सुरभि कहा जाता है, और सभी सभी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हनुमान, पवनसुत, कपीस, बजरंगी, महावीर, पवन कुमार, रामदूत। नेक्स्ट है रावण, लंकापति, लंकेश, दशानन, दशमुख और राक्षस राज। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर भ्रमर, भ्रमर का भी जो है महत्वपूर्ण है, षटपद कहा जाता है क्योंकि इनके 6 पैर हैं, षटपद। भंवर, भृंगी, अली, मधुकर। धूल का महत्वपूर्ण है ये भी, रज, माटी, धूली, मिट्टी और रैनी। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्वती, उमा, गौरी, शैलजा, शैलपुत्री, अपर्णा, अन्नपूर्णा, ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। और पत्थर को पाहन, पाषाण, प्रस्तर, शीला, ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। नेक्स्ट है दुर्गा, चंडी, महाशक्ति, महागौरी, सुभद्रा और कल्याणी। नेक्स्ट है तलवार, तो इसे असी, कृपाण, चंद्रहास, करवाल और खड़क कहा जाता है, ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रह्मा, विधि, विधाता, चतुरानन, कमलासन, प्रजापति, शंभु कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर राधा के रूप, कृष्ण प्रिया, वृषभानुजा, ब्रजरानी, राधिका, वृषभ, तुलारी। नेक्स्ट है वस्त्र को पट, अंबर, वसन, चीर, परिधान कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्ष को आमोद, प्रमोद, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित, आनंद, उल्लास और सुख कहा जाता है। ये सब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं एग्जाम में शुद्ध में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार से उज्ज्वल एग्जाम में पूछा जाता है, उज्ज्वल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर श्वेत, श्वेत को सफेद, धवल, शीत, शुभ्र, विलक्ष और शुक्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर में, शरीर तो शरीर को क्लेवर, अंग, बदन, देह, गात्र, वपुष, तन, काया कहा जाता है। नेक्स्ट है बहिन, बहिन को भगिनी, सहोदरा, शुभगा, सजाता, सहोदरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नाउ वी कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। Which is the best alternative to complete the sentence? इसमें अल्टरनेटिव देखना है, इसका विकल्प देखना है। If I were the Prime Minister of India, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो I will help the poor, I would help the poor, I had helped the poor या none of the above। इसमें इसका देखना है क्योंकि इफ़ आई वर, क्योंकि ये एक इमेजिन कर रहा है ये, और एक ये टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वर यूज़ हुआ है, तो इसका हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर मैच होता है आई वुड, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है fill in the blanks with a suitable alternative. The dinner smells well, good, better या best। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमें इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो डिनर है उसकी स्मेल, दिस इज़ ए जनरल क्वेश्चन, हम क्या कहते हैं, गुड या बेटर या बेस्ट। हम कहते हैं द डिनर स्मेल्स गुड, सो बी हियर द राइट आंसर। नेक्स्ट है fill in the blank in the sentence with appropriate preposition। यहाँ पर preposition fill करना है। The helicopter flew dash the Indian Ocean।
हेलीकॉप्टर क्या करता है, हेलीकॉप्टर फ्लू करता है, उड़ता है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं पास्ट, ओवर, राउंड या इनटू। इनके मीन्स देख लेते हैं। जो प्रीपोजिशन राउंड होता है वो किसकी पोजीशन में होता है, जैसे सर्कल में घूमना, इनटू में पास्ट जिसमें पीछे की घटना का वर्णन होता है, और जो ओवर है उसका मीन्स होता है हायर देन समथिंग एल्स। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, फ्लू ओवर। दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज ऑल्सो। नेक्स्ट है, फिर इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। यहाँ पर क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। मीन्स यह वो स्कूल है जहाँ पर मैंने 6 year 6 साल पढ़ाया है। एडवर्ब सबॉर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबॉर्डिनेट क्लॉज, नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज या नन ऑफ द अबव। थोड़ा इसको डिटेल देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दिस इज़ द स्कूल। यहाँ पर हमने स्कूल का मीन्स देखना है कि किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। सो वी कैन से व्हेन द क्लोज क्वालिफाइज द नाउन इट इज़ एन एडजेक्टिव। हेयर स्कूल इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस। सो यहाँ पर ये जो नाउन है किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसी से ही सारे सेंटेंस का मीन्स निकल रहा है कि यह वो स्कूल है जहाँ पर मैंने टीच किया है। सो हियर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एक्टिव ऑफ। यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस दिया गया है, गिवन है। द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड। यहाँ पर ब्लड का मीन्स खून से नहीं है, ब्लड का मीन्स यहाँ पर कलर से है, रेड। इज शी रोट अ ब्लडी लेटर। शी वॉज राइटिंग लेटर्स इन ब्लड। शी रोट द लेटर इन ब्लड। इन ब्लड वॉज द लेटर रिटन। यहाँ पर वैसे तो ये एक्टिव गिवन होता है, लेकिन इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट फॉर्म में है। जो एक्टिव सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक एक्शन। और सो हमें यहाँ पर देखना है द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड। सो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शी रोट अ ब्लडी, क्योंकि ऑप्शन में जो इसका मेन जो मीनिंग होता है वो हमें नहीं चेंज करना होता है। सो यहाँ पर ब्लडी है। दिस ऑप्शन इज कट। नाउ वी मूव टू सेकंड ऑप्शन, शी वॉज राइटिंग। इसमें आईएनजी नहीं गिवन है क्योंकि वॉइस में जो ये वर्ब की फॉर्म गिवन होती है वो तकरीबन सेम ही रहती है। एंड नाउ वी मूव टू थर्ड ऑप्शन, शी रोट, क्योंकि यहाँ पर वॉज है, इसका एक्टिव फॉर्म बनाना है। सो शी रोट द लेटर इन ब्लड। आप इसका अपोजिशन भी करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ से उठा सकते हैं इसको। द लेटर रोट है तो वॉज रिटन इन ब्लड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, the active transformation of I was kept awake by the noise of the traffic is। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट में है
वो देखना है। द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई वॉज kept awake by the noise of the traffic. So यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। The traffic noise kept me awake. The noise of the traffic kept me awake. The traffic noise made me keep awake. या द ट्रैफिक कैप्ट मी अवेक। अब यहाँ पर जो एक्टिव फॉर्मेशन हुआ है वो किस टेंस में हुआ है? द ट्रैफिक नॉइज, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। हेयर इज द सिंटेक्स इज करेक्ट। द ट्रैफिक नॉइज नहीं होता है। तीनों ही ऑप्शंस में ए, बी और डी में सेम है तकरीबन। सो ये जो बी है वो बिल्कुल अलग है इनसे। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। सो हियर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द क्वेश्चन, द करेक्ट सेंटेंस इज द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। द बैग्स टुगेदर विद द बुक इज लॉस्ट। द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट and the bag together with the books is lost. अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट में द बैग टुगेदर, इसमें द बैग्स हैं, इसमें बैग है, इसमें द बैग्स हैं। टुगेदर विद, इसमें बुक्स हैं, इसमें बुक हैं। विद द बुक्स, विद द बुक। तो इसमें डिफरेंस ये देखना है कि किस वर्ड के साथ एस सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी और किसके साथ प्लूरल। सो इसमें देखते हैं द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। द बैग्स टुगेदर विद द बुक इज, क्योंकि बुक इज लॉस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट सिंटेक्स है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है मैच द मीनिंग विद द आइडियम टू पुट ऑफ, टू इंस्टिगेट, टू इरिटेट, टू टर्न डाउन या टू बी एंग्री। हेयर टू पुट ऑफ मीन्स टू इवेड और टू टर्न डाउन, यानी किसी चीज़ को टालना। सो यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग मैच करता है इससे टू टर्न डाउन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू बी इन ट्रबल, परेशानी में होना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा करना। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव या फिर कोई ऑप्शंस चुनना। सो यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग है इसका टू कीप वन शर्ट्स ओन, यानी अपने आप को काबू में रखना। सो सी इज द राइट आंसर, टू कंट्रोल वंस टेम्पर। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एडवांस। एडवांस का मीन्स क्या होता है? बढ़ना या आगे होना। फॉलो, सबमिट, रिट्रीट या डिस्पर्स। फॉलो मीन्स पीछे, सबमिट किसी चीज़ को सबमिट करना, जमा करना, डिस्पर्स निकलना, रिट्रीट किसी को रिट्रीट करना। सो यहाँ पर जो इसका अपोजिट मीन्स आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक। सार्डोनिक का सिनोनिम हमें बताना है। सार्डोनिक मिजरेबल, क्रूल, स्कॉनफुल या नॉइजी। जो सार्डोनिक का जो मीन्स होता है वो होता है तिरस्कार करना या तिरस्कारपूर्ण। सो मिजरेबल का मीन्स दुखी होना, क्रूल कायर,
स्कॉर्नफुल किसी को डांटना या तिरस्कार करना, नॉइसी शोर से भरा, सो स्कॉर्नफुल इज द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक, सो सी इज द राइट आंसर। Find out the correct indirect narration of the following direct speech। अब इसमें हमें इनडायरेक्ट नरेशन का डायरेक्ट स्पीच बनाना है। He said, Alas, I am undone। Alas, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, जिसमें इन हिंदी जिसको हम विस्मयाबोधिक कुछ सॉरी दिस इज क्वेश्चन मार्क, ऐसे कुछ ऐसे साइन होता है, ये इसमें लगा हुआ है। सो इसको देख लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ए और सी ऑप्शन में एक्सक्लेम यूज हुआ है, तो हम इनको देख लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड अलास दैट ही वॉज अनडन। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ही सैड के प्लेस पे एक्सक्लेम्ड आएगा, अलास की जगह सैडली आएगा, दैट आई को ही में कन्वर्ट करेंगे ही, एम को वॉज और अनडन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। यहाँ पर जो ग्रुप गिवन है उसमें पंक्चुएशन देखनी है कि कहाँ पर सही यूज हुई है। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। My favorite teacher who just happens to be my uncle retired from the university last summer। Yeah, my favorite teacher who just happens to be my uncle retired from the university last summer। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। My favorite teacher who just, यहाँ पर कोमा का यूज हुआ है, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, सो दिस ऑप्शन इज कट। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल, यहाँ पर स्टॉपेज है, ये कोमा करेक्ट है, रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच is the correct spelling by walk, by walk, by walk या by walk। by walk का मीन्स होता है पड़ाव डालना या कहीं घेराव डालना। सो इसमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसके जो लास्ट में ए सी इन तीनों में के गिवन है, ये तीनों रॉन्ग है, सी इज द राइट आंसर। Choose the correct form of the verb that is in the agreement with the subject। अब हमें यहाँ पर वर्ब की फॉर्म देखनी है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करती है। My friend and I dash invited to the party, is being, has been, have been या was। अब इसमें क्लियर ये देखना है कि जो सिंटेक्स है, जो टेंस है, वर्ब की फॉर्म किस फॉर्म में यूज हुई है। माई फ्रेंड एंड आई यानी मेरा मित्र और मैं, यानी जो नाउन है यहाँ पर सब्जेक्ट है वो दो हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में गिवन है सी ऑप्शन हैव बीन, सो सी इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं मैथ के क्वेश्चंस।
ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपये हो जाएगी। अब ऑप्शन में 10%, 15, 8 या 17। अब हमें पता है कि जो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, और लेकिन हमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सो दर क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज गुना 100 ओवर मूलधन गुना समय। सो इसमें ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये आ जाएगी हमारी 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और नवादा दो शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में जाता है और वापस भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत रफ्तार देखनी है हमने। अब आप सपोज कीजिए कि ये तो नालंदा शहर है और ये नवादा है, इनके बीच की दूरी है एक तो 30 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर जाता है और 70 किलोमीटर ये वहाँ से आ रहा है। सो हमें उसकी एवरेज ज्ञात करनी है। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि एक तो इधर से जा रहा है, ये एक इधर से आ रहा है, यानी एक बार गया और एक बार आया, यानी दो बार इसको एक इसको 30 को हम x मान लेते हैं और 70 को हम y मान लेते हैं। और अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 2xy बाय x प्लस y। अब इस फॉर्मूले में पुट करके हमें हमारी जो चाल आती है वो आती है 42 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक कोच सहायक एक कोच की मरम्मत 12 दिनों में करता है। एक कोच है जो उस कोच सहायक है अपने कोच की मरम्मत 12 दिनों में करता है, यानी उसका जो काम है हमें पता है कि हम जो काम करते हैं एक दिन का तो हम वो 1/2 कर लेते हैं काम का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद तकनीशियन वही जॉब 18 दिन में पूरा करते हैं और जो तकनीशियन है वो 18 में कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कि अगर ये दोनों मिल जाएं, यानी ये दोनों अगर मिलके काम करें तो ये कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इन दोनों को हम एक ये टर्म x मान लेते हैं और ये y। सो इसको हमने क्या करना है, हमें इसको x मल्टीप्लाई बाय y ओवर x प्लस y। सो ये आंसर आ जाएगा इसका 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर विकर्ण वाले एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें पता है कि एक जो वर्ग है वो ऐसे बनता है, उसमें जो विकर्ण है वो ऐसे गिवन होता है। सो यहाँ पर जो विकर्ण है वो 15 मीटर है, 15 मीटर है। सो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये वर्गाकार गिवन है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी जो भुजा हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वो a मान लेते हैं। तो फिर अब अगर हमें भुजा निकालनी है तो भुजा हो जाएगी, भुजा इसका विकर्ण निकालने, विकर्ण हो जाता है इसका भुजा √2। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमने पुट कर देना है, यानी यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट कर देना है। फिर इसमें हमारे पास हमने थोड़ा सा टर्म को ऐसे लिख देना है, 15 √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 112.5। नेक्स्ट है,
एक बिजली का उपकरण हर 60 सेकंड के बाद बीप एक आवाज़ प्रस्तुत करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम वाले होते हैं। एक और बिजली उपकरण हर 62 सेकंड के बाद बीप प्रस्तुत करता है। उन्होंने एक साथ सुबह 10 बजे बीप किया था, तो अगली बार वे सबसे पहले कब एक साथ बीप करेंगे? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको देखते ही समझ जाइएगा कि ये एलसीएम का लसा का क्वेश्चन है। तो इनका हमें एलसीएम देखना है 60 का। 60 क्या होते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 2 2 ज़ा 4 और 15 ज़ा 60 और 62 का हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1860। अब 1860 को हमें क्या करना है, मिनट से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 31 मिनट आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि उसने सबसे पहले 10 बजे बीप किया था, तो अगली बार वो कब बीप करेगा, 31 यानी 10:31 मिनट पर। यहाँ पर वो बी ऑप्शन में गिवन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक लड़के को एक संख्या का 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। अब मान लीजिए x कोई संख्या है, इससे 12 को गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन भूलवश उसने संख्या को 21 से गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ पर उससे मिस्टेक हो जाती है, उसने संख्या को 21 से गुणा कर दिया, तो एवं उसका सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज़्यादा आता है। तो संख्या क्या थी? तो अब हमें क्या करना है, जो ये उसने भूलवश कर दिया था, तो इसमें से जो ये पहले वाली, क्योंकि हम यहाँ पर माना संख्या x, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको x गुना 21 माइनस x गुना 12 इज इक्वल टू 63। सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7। नेक्स्ट है, एक सेना का सेनापति 36,562 सैनिकों के साथ एक पूर्ण वर्ग तैयार करने की इच्छा रखता है। इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो कितने सैनिक बच गए थे? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो HCF के वाले होते हैं। इनको हम डिवाइड करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये 36,500 जो 62 सैनिक हैं, इसका हमें HCF निकाल लेना है। ऐसे 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 1 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 जा 1 3, इसको आप जब अच्छे से सॉल्व करेंगे 1 और 1 3 में से गया 2, यहाँ पर 65 हो गया, तो 1 और 1 2, तो ये जाएगा सीधा 9 पे, और यहाँ पर आ जाएगा 9 9 जा 261 आ जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4, तो सीधा ऊपर से पेयर उतार लिया हमने। सो इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये 9 और 9 ये जुड़ जाएगा। सो यहाँ पर 9 9 18, 2 और 1 3, तो फिर ये 1 पे जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 381, 2 में से 1 गया 1, और 16 में से 8 गए 8, यानी 81 यहाँ पे सैनिक बच गए हैं। 24 लड़के यानी 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। अब पहली लाइन से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि हमारे पास 24 जो बॉयज़ हैं और उनके शिक्षक, तो यहाँ पर जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या गिवन है, लेकिन शिक्षक की उम्र गिवन नहीं है, तो हम शिक्षक की उम्र x मान लेते हैं। तो 24
ठीक है, और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है, ठीक है। और यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर शिक्षक की उम्र x मान लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारे पास, अब इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास 24 लड़के हैं, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 24 लड़के और उनकी औसत या और 15 शिक्षक हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 15, और इसमें से फिर यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो शिक्षक हमने x माना है, तो यहाँ पर -x हो जाएगा, और इक्वल टू में फिर क्या रह जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसने एक शिक्षक की उम्र निकाल दिया तो 15 में से एक गया 14, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें आ जाएगा 39। नेक्स्ट है, एक व्यापारी नकद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं कि जो हमारा जो मूलधन होता है, जो मतलब सीपी या एसपी जो हम है वो 100 मानते हैं हम लोग जब लाभ हानि की बात आती है। अब इसने क्या किया, इसने 10% छूट दे दी तो वो 90 रह गया। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है, तदनुसार उसे 17% यानी 100 में इसने 17 ऐड किए तो 117 लाभ प्राप्त करना चाहता है। ये अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य और उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखने चाहिए। अब दोबारा शुरू से लाइन से पकड़ते हैं। अब हमारे पास जो इसका सीपी है वो हमने 100 मान लिया, 100 मान लिया, और जो अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य हमारे पास गिवन नहीं है तो हम अंकित मूल्य को x मान लेते हैं। तो फिर अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी, जो अंकित मूल्य है पर 10% की छूट देता है तो x गुना 90/100 इज इक्वल टू 117। सो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर एक संख्या बोला है इसने, तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, तो उसमें से 10% यानी 100 हम लोग मानते हैं, तो 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 90/100 इज इक्वल टू 30। सो ये हो जाएगी 33 1/3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या क्या है, 8, 23, 6 या फिर डैश। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, 19, 34, 17 या 15। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो पहला ऑप्शन गिवन होता है वो देखना होता है। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कैसे बन रहा है। 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 3 8 के टेबल में 24 आता है। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 यानी 8 या 24 -1, ये 23 बन रही है। सो इसी तरह इसमें से क्या बन सकता है, 19 का देख लीजिए, 6 6 3 18 -1 6 3 18 -1 17 बन रही है। 6 3 18 -1 17, 6 36 -1 यहाँ पे 33 बन रहा है, ये भी कट हो रहा है।
6 दूनी 12 माइनस 1, ये 11 बन रहा है, ये भी कट रहा है। 19 और 17 दोबारा देख लेते हैं। अब 6 दूनी 12, 6 थे 18 माइनस 1, 17 बन रहा है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर 3 और 1 ये वाली चीज़ आनी चाहिए ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17। ये इसी पहले ऑप्शंस की तरह ही आनी चाहिए, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? लाल रंग, हरा या नीला? तो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये सारे रंग हैं, रंगों के नाम हैं और ये रंग हैं। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब हमारे पास ये रोटेशन का डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इधर उत्तर होता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब आपने क्या करना है, आपने इनको ऐसे ही रोटेशन में, यदि पूर्व को, यहाँ पर पूर्व है तो आप इसके यहाँ ऑब्लिक में लिख लीजिए पश्चिम। तो इसी तरह से आप रोटेशन करते हुए ऐसे घूम जाइए, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो दक्षिण पूर्व आएगा। यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो ईयर है 95 है, 96 है, ये एक साधारण वर्ष है या लीप का वर्ष है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको अगर विषम दिनों की हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो 365/7 यानी इसमें इसको भाग देके बनते हैं कि 52 सप्ताह बनते हैं इसमें, और एक विषम दिन बनता है। तो 1 जनवरी 1996 का दिन, वैसे तो ईयर के हिसाब से अगर रविवार था तो एक दिन सोमवार बनता है अगला नेक्स्ट दिन, लेकिन इसमें एक विषम दिन भी है, तो उससे अलग जब इसमें एक विषम दिन भी जुड़ गया तो नेक्स्ट डे आ जाएगा मंगलवार। सो इसका राइट आंसर यहाँ पर मंगलवार होगा। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, दोनों ही इक्वेशन सेम है। यहाँ पर बी की, ये हम इसको बी को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, बी की पुत्री ए है, तो जो पुत्री है उसको हम सर्कल कर लेते हैं, और बी सी की माँ है। यहाँ पर सी को बताया नहीं गया है कि ये मेल है या फीमेल है। डी सी का भाई है। अब जो डी है उसको बताया गया है, उसको हम स्क्वायर में कर लेते हैं, भाई है। डी का ए से क्या संबंध है? अब ये एक ही सेम ही जनरेशन है डी ए से, क्योंकि ये भी पता है ये गर्ल है और डी जो है वो बॉय है, तो डी ए का क्या हुआ? भाई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, ब्रदर है ये इसका। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे ये गिवन है, 1 2 3 4 और 5। अब संगीता विभा से ऊपर की तरफ है पर डॉली से नीचे। यहाँ पर एक इक्वेशन बन सकती है, जो ये संगीता है ये कैसे बैठी है, ये डॉली से नीचे यानी डॉलीज के ऊपर बैठी हुई है, और विभा से ऊपर है। एक इक्वेशन तो बन गई ये।
बबली संगीता व विभा के मध्य में। अब संगीता और विभा के मध्य में है बबली। और डॉली रिंकी व संगीता के मध्य में है। अब डॉली रिंकी और संगीता, यानी जो रिंकी है वो डॉली से ऊपर है। अब इन सारी इक्वेशंस को हम इधर देख लेते हैं। सबसे ऊपर रिंकी का प्लेस आता है, तो सीढ़ी पर इस हिसाब से फिर रिंकी है, फिर डॉली है, फिर संगीता है, फिर बबली है और फिर विभा है। इसमें क्या पूछा गया कि सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर रिंकी है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए है। नेक्स्ट है, यदि L का अर्थ मल्टीप्लाई M का अर्थ डिवाइड P का अर्थ प्लस और Q का अर्थ माइनस, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप ऐसे कर लीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए जिसे L का अर्थ है मल्टीप्लाई, M का अर्थ है डिवाइड और P का अर्थ है प्लस और Q का अर्थ है माइनस। जब आप ये चीज़ बना लेते हैं तो आप अपने क्वेश्चन में इसको अच्छे से रख पाएंगे। जैसे आपको एकदम से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने सीधा देखना है कि P के पास क्या है। P के पास है प्लस, यानी 16 प्लस 24 के बाद M है 24 डिवाइड बाय 8, फिर Q है, Q के बाद माइनस है, फिर 6, फिर M है मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 और L मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। निम्नलिखित में दिए गए अनुक्रम दिए हैं जिनमें से एक पद लुप्त है। नीचे दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जो अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें जैसे ये गिवन है तो हमें क्या करना है, जैसे ये ABCD है तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ABD और C। जो नेक्स्ट है उसको भी उसके सामने ऐसे लिख लेना है, GHJI। तो आपको क्या करना है, A से B तक का जो देख लेना है कि ABCDEF, तो आप इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है इनके बीच में। और इससे आगे आपका क्या आ रहा है, MNOP, MNPO। और ये किसके गैप में देखना है, GHJI। आप इसको इधर लिख लीजिए कहीं कंफ्यूजन ना हो। सो जी वाला ऑप्शन आपने पहले लिखना है, तो GHIJKL और M। तो आप यानी ये M यही है, तो आप इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 का डिफरेंस करना है हमें इनके बीच में। तो जो इससे M से जो अगला ऑप्शन होएगा MN, ये मैं इस M की बात कर रही हूँ, MNOPQRS 1 2 3 4 5 6। तो S के हमारे पास 2 ऑप्शंस गिवन हैं, B और D। तो इन दोनों में देख लेते हैं। तो अगला जो वर्ड है B, जो शुरू में मैंने आपको इधर AB वाला लिखवाया था, तो आपने ऐसे ही देख लेना है, ABDC GHJI
JI, और आपने इसमें 6 का डिफरेंस कर लेना है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो ST V और U, यानी ये D आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जो ये यहाँ पर बॉक्स हैं ये इसी हिसाब से बने होते हैं, तो इसमें हम पहला बॉक्स देख लेते हैं कि ये 3, 5, 4, 4 का 88 कैसे बनाया। इसमें तकरीबन या तो प्लस या मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह के रूल्स चलते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले वाले में हमें 5 + 3 8 दिख रहा है, और दूसरे में हमें 7 प्लस 4 और 4 गिवन है। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 और 3 इन दोनों को ऐड करना है। 5 और 3 8 हो गया। और दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3 + 5, और दूसरा है एक 4 उठा लेते हैं, 4 और इन दोनों को ऐड करके 7, और इन दोनों को हमें क्या करना है, 5 और 3 8 हो गया, और 7 और 4 11 हो गया। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमारे पास 8 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें इसी तरह 5 और 8 उठाना है हमें ऐसे, और फिर उसके बाद 2 और 6 उठाना है। ये यहाँ पर एक 7 है, ये गलती से मिसप्रिंट है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वाले दोनों, तो ये दोनों भी 8 और 5 13 हो जाएंगे, और 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो 13 8 जा 104 होता है। तो इसी तरह 5 और 3 5 और 3 जुड़ जाएंगे ऐसे, और ये 7 और 8, तीसरी 5 और 3 7, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये इसको मल्टीप्लाई मत करना। 5 और 3 8, और 8 और 7 15 हो जाएगा। तो 15 8 जा 120 होता है। तो राइट आंसर इज हेयर डी। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। देख लेते हैं क्या दिए हैं। अब इसमें गिवन है सभी कप प्लेट है। अब यहाँ पर हम ये ऐसे इसको वेन डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। ये कप है और ये क्या है, प्लेट भी हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। कुछ प्लेट गिलास है, कुछ तो इसके जो निष्कर्ष हैं वो देख लेते हैं। अब हम इसको दोबारा से बना लेंगे। इसमें हमें क्या गिवन था कि जो सभी जो कप हैं वो क्या हैं, गिलास हैं। सभी जो कप हैं वो गिलास हैं। सॉरी, एक मिनट हम पीछे देख लेते हैं क्या गिवन है। सभी कप प्लेट हैं और कुछ प्लेट ग्लास हैं। सभी कप जो हैं वो
प्लेट हैं और कुछ प्लेट क्या हैं, गिलास हैं। ये असली हमारा वो वेन डायग्राम बनता है। तो कुछ ग्लास कप हैं, ये गिलास हैं और ये कप हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सो ये भी ठीक करेक्ट नहीं है। सभी ग्लास कप हैं, जो सारे के सारे जो गिलास हैं वो कप है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने कूट में देख लेते हैं। ना तो निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष दो सही है, तो ये मैच करता है सी। तो सी हियर इज राइट आंसर। तो अब जो हम ये जो हमारे हरियाणा जी के जो है इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हम इन पर आ गए हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि पहले जो है स्टेट का आपका एग्जाम हुआ था, इसमें भी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपने बताना है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो ये है बंडारू दत्तात्रेय और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 18वें नंबर के हैं। और इनका संबंध तेलंगाना से है। शपथ ली थी इन्होंने 15 जुलाई 2021 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। और उसके बाद है यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो यह सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। शपथ दिलाई गई थी इनको 11 सितंबर 2021 को हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय इनके द्वारा। कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा के जो निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन, और इनका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये धनपत सिंह, जिन्हें 8 अप्रैल 2021 को हरियाणा का जो 17वें राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य इनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। तो ये आपने याद रखना है, सत्यदेव नारायण आर्य जो है कौन से नंबर के राज्यपाल थे हरियाणा के, तो ये थे 17वें नंबर के। और जो वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय ये 18वें नंबर के। और हरियाणा राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनका नाम है अनुराग अग्रवाल। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये हरियाणा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी से है। तो आईपीएस है प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये 32वें नंबर के हैं। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं और 1988 बैच के क्या है एक आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग से, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग। और वर्तमान में जो इसके जो चेयरमैन है ये आलोक वर्मा है, भागलपुर बिहार से। शपथ ली थी इन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट है एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो वर्तमान में चेयरमैन आसान क्वेश्चन है भोपाल सिंह खदरी, जो खदरी गांव है यमुनानगर में, वहाँ से हैं। और नियुक्ति हुई थी इनकी 23 मार्च 2021 को। और ये एचसीएस है विराट। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव। हरियाणा के जो वर्तमान मुख्य सचिव है कौन है, आईएएस संजीव कौशल, हरियाणा कैडर 1986 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। नियुक्ति हुई थी इनकी 30 नवंबर 2021 को। और ये हरियाणा के थे 35वें क्रमांक के मुख्य सचिव। और इनसे पहले जो मुख्य सचिव हुए हैं ये 34वें हैं और ये थे आईएएस विजयवर्धन। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर वित्त आयुक्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग, और इसके जो मुख्य सचिव ये वीएस कुंड है। नियुक्ति हुई थी 1 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है हरियाणा वर्तमान जो ये प्रधान सचिव कौन है, तो ये दीपेंद्र सिंह डेसी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के विशेष मुख्य सचिव, तो ये हैं सुनील कुमार गुलाटी और 1984 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं।
और हरियाणा में पहली बार विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनमें से कौन है? तो यह है ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक पंचकुला से हैं बीजेपी पार्टी में। वर्तमान जो उपाध्यक्ष है ये रणबीर गंगवा है, विधायक है नलवा बीजेपी से। हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता तो ये हैं बलदेव राज महाजन। और हरियाणा के वर्तमान गृह सचिव और ये हैं TVSN प्रसाद। नेक्स्ट है हरियाणा महिला आयोग के जो चेयरपर्सन हैं तो ये है रेणु भाटिया और NIT फरीदाबाद से हैं। नियुक्ति जो हुई थी इनकी ये 17 जनवरी 2022 को हुई थी। पदभार ग्रहण किया था इनके द्वारा 19 जनवरी 2022 को हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कमलेश डांडा है। इनके द्वारा जो है इनको ये पदभार जो है ग्रहण करवाया गया था। समय इनका ये 3 साल का है। और वर्तमान जो उपाध्यक्ष ये प्रीति भारद्वाज दलाल है। पहले ये हरियाणा महिला आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन थी। अब इनका उपाध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है जो हमारे यहाँ पर हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, तो ये है इस वर्तमान प्रधान सचिव जी अनुपमा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, तो इसकी चेयरपर्सन है ये मलिक रोजी आनंद, समाज कल्याण बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य वित्त आयोग, इसका गठन हुआ था ये 1994 में। और छठा जो वित्त आयोग का गठन हुआ था ये था 22 सितंबर 2020 को। छठे वित्त आयोग के जो चेयरमैन जो थे ये थे P राघवेंद्र राव और सलाहकार प्रोफेसर MM गोयल। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग, गठन हुआ था इनका सितंबर 2012 में हुड्डा सरकार के द्वारा। वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ये राजस्थान हाईकोर्ट के। और वर्तमान सचिव है वजीर गोयल। नेक्स्ट है हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, तो इसके चेयरमैन है ये TC गुप्ता। और नियुक्ति हुई थी 15 जून 2021 को, स्थापना हुई थी 2014 में जो हुड्डा सरकार थी उसके समय में। नेक्स्ट है 2022-23 में हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो ये वरुण चौधरी है MLA मौलाना कांग्रेस से। नेक्स्ट है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के जो चेयरमैन हैं ये है रणजीत सिंह पचनंदा। और इनकी नियुक्ति हुई थी 5 फरवरी 2021 को पूर्व HPSC चेयरमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन ये है नवराज संधू। किसकी? हरियाणा प्रदेश पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन नवराज संधू। इनका जो समय है ये 3 वर्ष का है। और ये 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी और पूर्व गृह सचिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो नवगठित हुआ है। तो हाल ही में जो हरियाणा सरकार जो है इनके द्वारा आउटसोर्सिंग पर होने वाली सभी भर्तियों के लिए इस निगम के गठन को मंजूरी दी गई। और वर्तमान जो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, तो इनका नाम है IAS शरणदीप कौर बराड़। मुख्यालय इनका पंचकुला में है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, इनके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्रथम अध्यक्ष जल संसाधन प्राधिकरण के, तो ये केशनी आनंद अरोड़ा है और हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव हैं। समय इनका 3 साल या फिर 65 वर्ष कोई सी भी हो जो पहले हो जाए। तो इस विभाग का अध्यक्ष या सदस्य 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के जो वर्तमान में चेयरमैन है ये रिटायर्ड IAS हैं समीर पाल सरो। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश के दूसरे लॉ कमिश्नर कौन है? चेयरपर्सन, तो ये हरजिंदर सिंह भल्ला है और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष ज्योति बेंदा, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल अधिकार आयोग के
वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। ये जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जो है इसका बताना है चेयरमैन। तो ये रणधीर गोलन है, निर्दलीय एमएलए पुरी से। कार्यभार जो इनके द्वारा ग्रहण किया गया था ये 20 दिसंबर 2021 को। और किन के द्वारा? तो हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल इनके द्वारा। इससे पहले रणधीर गोलन जो है ये हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी थे, जहाँ से इन्होंने 27 दिसंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है हरियाणा भंडारगार निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1967। मुख्यालय इनका पंचकुला में है। वर्तमान चेयरमैन जो है इनके नैनपाल रावत निर्दलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा वन विकास निगम। ये जो हरियाणा वन विकास निगम जो है इसके बतानी है स्थापना। तो ये 1989 में मुख्यालय इनका पंचकुला में है। वर्तमान में जो चेयरमैन है ये धर्मपाल गोंदर है, निर्दलीय एमएलए नीलोखेड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के वर्तमान में चेयरमैन। तो ये सुभाष बराला हैं, पूर्व एमएलए टोहाना बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और नेक्स्ट है हरियाणा में वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो ये वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी एमएलए बादली से। और हरियाणा सरकार में पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा युवा आयोग। तो इसके वर्तमान चेयरमैन है मुकेश गौड़ भिवानी से। और हरियाणा व्यापारिक कल्याण बोर्ड, तो इसके चेयरमैन है रामनिवास गर्ग और यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के जो चेयरमैन है। तो ये जो हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम जो है इसके चेयरमैन ये जगदीश नैयर हैं, एमएलए होडल बीजेपी से। और हैफेड के जो वर्तमान में चेयरमैन ये कैलाश भगत है कैथल से। और हार्को बैंक के ये है अरविंद यादव रेवाड़ी से। नेक्स्ट है हरियाणा महिला विकास निगम के चेयरमैन बबीता फोगाट। और ये कहाँ से है? तो इनका जो संबंध है ये चरखी दादरी से है। नेक्स्ट है हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की। और ये जो यहाँ पर महिला वर्ग जो था ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका है ये। तो महिला विकास निगम की जो चेयरमैन है ये बबीता फोगाट चरखी दादरी से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की जो चेयरमैन है ये श्रीमती निर्मल बैरागी करनाल से है। हरियाणा डेयरी विकास संघ की चेयरमैन ये रणधीर सिंह गुलाचिका से है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसके चेयरमैन। तो इनके जो चेयरमैन है ये राजेंद्र लिटानी है हिसार से। नेक्स्ट है हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन रामकर्ण काला और ये शाहबाद से हैं। नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन और ये पवन खरखोदा है सोनीपत से। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि उद्योग निगम, इसके चेयरमैन है राकेश दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, इसके चेयरमैन और ये स्वयं मनोहरलाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री। और वर्तमान में वाइस चेयरमैन है धूमन सिंह किरमच कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है हरियाणा कला परिषद के जो मुख्यालय ये कुरुक्षेत्र में है, पहले चंडीगढ़ में था। और इसके निदेशक है संजय भसीन। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन तो ये वीपी यादव है महेंद्रगढ़ से। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा गौ सेवा आयोग, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है कौन है? तो इनका नाम है श्रवण कुमार गर्ग। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये पूर्णमल यादव हैं और गुरुग्राम से हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष तो ये राम अवतार वाल्मीकि है प्रथम। और वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्ण कुमार प्रथम। नेक्स्ट है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड,
और इसके जो चेयरमैन हैं ये अमरिंदर सिंह हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, और इसके चेयरमैन हैं विनीत गर्ग। रेड क्रॉस सोसाइटी, इनके वाइस चेयरमैन हैं सुषमा गुप्ता। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी नवंबर 2005 में। वर्तमान जो गृह सचिव है ये TVSN प्रसाद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त है IPS जी माधवन, और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है विजय वर्धन, नियुक्ति हुई थी 25 मार्च 2022 को। और वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं ये SS फूलिया हैं, और इनकी नियुक्ति हुई थी 25 मार्च 2022 को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है हरियाणा तीरंदाजी जो संघ है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु हैं। फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हरियाणा मुख्यमंत्री विशेष कार्यकारी अधिकारी, तो इसके है यहाँ पर ये गजेंद्र फोगाट। हरियाणा खेल एवं युवा विभाग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके वर्तमान में निदेशक है पंकज नैन। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तो इसके वर्तमान निदेशक है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा किसान आयोग के ये है वर्तमान में अध्यक्ष रमेश कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी, स्थापना 25 जुलाई 1971 को हुई थी, और गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। मासिक पत्रिका हरिगंधा है, मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान में निदेशक है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी स्टेट के एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा साहित्य अकादमी के वर्तमान में निदेशक और डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और डॉक्टर मुक्ता हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक के रूप में चुने जाने वाले प्रदेश की पहली महिला है, डॉक्टर मुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा उर्दू अकादमी, स्थापना हुई थी ये 22 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय पंचकुला में है। मासिक पत्रिका जमुना तट, और वर्तमान निदेशक है नरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के जो मुख्यालय है ये पंचकुला में है। मासिक पत्रिका है शब्दबूंद, वर्तमान निदेशक है सुनील वशिष्ठ। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य अकादमी के वर्तमान निदेशक तो ये दिनेश शास्त्री हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के, और ये वर्तमान में प्रदेशक हैं विनोद कड़कवासरा, बड़ोपल फतेहाबाद से। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा महिला बाल विकास के वर्तमान निदेशक श्रीमती हेमा शर्मा, और महानिदेशक आसिमा बराड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान में निदेशक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर। और इस विभाग में महानिदेशक के 2 पद हैं, दूसरे महानिदेशक हैं डॉक्टर JS ग्रेवाल, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हरियाणा योग परिषद, तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं जयदीप आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य जेल महानिदेशक, और इस समय है मोहम्मद अकील। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, तो ये है मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा। और हरियाणा CID के वर्तमान मुखिया तो ये आलोक मित्तल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान, ये कहाँ पर है, तो मिट्टी शोध वाला भैंस अनुसंधान NDRI ये सभी करनाल में है, और इनके वर्तमान निदेशक ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग के वर्तमान में निदेशक, और ये प्रतिमा चौधरी हैं। और हरियाणा कला परिषद के तो ये गजेंद्र फोगाट। नेक्स्ट है KDB, मतलब ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष है ये राज्यपाल होते हैं। वर्तमान में ये बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के नए राज्यपाल हैं, और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में जो CEO जो है ये अनुभव मेहता हैं,
और वर्तमान मानद सचिव ये मदन मोहन छाबड़ा हैं। नेक्स्ट है हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी, तो वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट एवं चेयरपर्सन है डॉक्टर शरणजीत कौर। अगला क्वेश्चन है कैथल शुगर सहकारी मिल के वर्तमान जो प्रबंध निदेशक ये सतिंदर शिवाच हैं। और स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला के, तो वर्तमान में चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सूचना जनसंपर्क विभाग, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके महानिदेशक है डॉक्टर अमित अग्रवाल, ये हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के। पत्रिका है हरियाणा संवाद, और वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक ये वर्षा खंगवाल हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हरियाणा राज्य नारकोटिक ब्यूरो के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स करनाल में है, उद्घाटन हुआ था 26 दिसंबर 2021 को, और हरियाणा के जो गृह मंत्री है अनिल विज या फिर स्वास्थ्य मंत्री इनके द्वारा। और इस ब्यूरो के प्रथम वर्तमान एडीजीपी ये श्रीकांत यादव हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा बागवानी विभाग, तो इसके वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अनुसंधान ये है अंजनथली करनाल में, वर्तमान में उपकुलपति ये डॉक्टर समर सिंह हैं। और जो NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये करनाल में है, वर्तमान में निदेशक हैं इसके डॉक्टर MS चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ABIC, स्थापना है 2019 HUE में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वर्तमान में चेयर ये BR काम्बोज हैं। नेक्स्ट है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और इसके जो निदेशक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह है मनदीप बराड़ IAS अधिकारी। नेक्स्ट है हरियाणा बिजली निगमों के जो चेयरमैन, तो यह है PK दास, सेवानिवृत्त है IAS अधिकारी, और नियुक्ति है 1 सितंबर 2022 से। नेक्स्ट है आइडिया लैब, और ये कहाँ पर स्थापित होगी, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा दीनबंधु छोटराव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में। निदेशक एवं महा उपनिदेशक ये है नियुक्त प्रोफेसर RK गर्ग। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये रोहतक में है, वर्तमान में कुलपति हैं गजेंद्र चौहान। और ये जो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी 3 साल के लिए। और ये पहली बार है जब किसी अभिनेता को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में है, स्थापना 2018 में हुई थी, वर्तमान में कुलपति है डॉक्टर संजय गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष ये संदीप सिंह है, हरियाणा के खेल मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह, कोष अध्यक्ष है मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री हरियाणा के। नेक्स्ट है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, और वर्तमान में अतिरिक्त जो मुख्य सचिव ये जी अनुपमा है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल में है, वर्तमान में निदेशक डॉक्टर JC दुरेजा है। नेक्स्ट है हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड, वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर बलवान सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा टेलीकॉम सर्कल के, और यह सुदीप कुमार। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC, इसके वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक ये विकास गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये जनपाली महेंद्रगढ़ में है, वर्तमान में जो कुलपति ये प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार हैं। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, और ये प्रोफेसर BR काम्बोज हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा विशेष अधिकार समिति के, तो ये चेयरमैन है सुधीर सिंगला, MLA गुरुग्राम से। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति के जो चेयरमैन है ये कौन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हाल ही में पंचायत ज्वाइन के चुनाव हुए हैं। तो स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति के और चेयरमैन तो ये नरेंद्र गुप्ता है, MLA फरीदाबाद से। और नेक्स्ट है हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस है दर्शन सिंह, और कुल संख्या है 5 चेयरमैन के साथ।
नेक्स्ट है हरियाणा पुरातत्व विभाग के, और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। वर्तमान में उपनिदेशक जो है भुनानी भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। ये असव है, पशु है, भैंस वाला, और तो ये सभी कहाँ है, हिसार में है। वर्तमान में जो निदेशक है डॉक्टर यशपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन जो है पी राघवेंद्र राव है, और लाला लाजपत राय पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये हिसार में है। वर्तमान में जो कुलपति है डॉक्टर विनोद वर्मा है। नेक्स्ट है NIT कुरुक्षेत्र के वर्तमान में निदेशक, तो ये डॉक्टर BV रमणा रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। वर्तमान में जो कुलपति है सुशील कुमार तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगतपुर सिंह महिला विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर है, खानपुर कला सोनीपत में है। वर्तमान में जो कुलपति है प्रोफेसर सुदेश छिक्कारा है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, और इसकी कुलपति है अर्चना मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य सूचना आयोग, सरिता मलिक हैं वर्तमान में सचिव, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की जो मीरपुर रेवाड़ी में है इसके हैं वर्तमान में VC प्रोफेसर JP यादव, और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ये हाल ही में खुला था, तो मुंदड़ी कैथल में है, और वर्तमान में जो कुलपति ये रमेश भारद्वाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाल हैं, और PGIMS रोहतक इनके निदेशक हैं डॉक्टर शमशेर सिंह लोहचब। वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक ये प्रीति हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में जो निदेशक हैं डॉक्टर शमशेर सिंह लोहचब, वर्तमान में निदेशक प्रीति, तो शायद हो गया ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा सफाई कर्मचारी चयन आयोग के, तो ये विश्वजीत सिंह हैं, और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरियाणा के, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है स्वतंत्र कुमार सिंघल हैं, और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के, तो ये वर्तमान में महासचिव हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। और उसके बाद है यहाँ पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद स्टेट काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर के महासचिव ये रंजीत मेहता हैं 22वें नंबर के, और नियुक्ति जो हरियाणा के राज्यपाल हैं इनके द्वारा दिलाई गई थी। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति ये शपथ दिलाता है, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल ये जो नियुक्तियाँ जो है सब दिलाता है। नेक्स्ट अगर नियुक्ति हुई थी इनकी 13 मई 2022 को 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन, और ये हरियाणा कृषि मंत्री हैं JP दलाल। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा का जो सचिवालय है इसके जो चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं इनका नाम है हरीश गोम्बर, और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA के, तो इसके महानिदेशक हैं सुरीना राजन, सेवानिवृत्त है IAS, और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक इसके वर्तमान में कुलपति हैं प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर स्टैट की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।